नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर शिवन सिंह परमार। आज मेरा वीडियो लेक्चर है और आज मैंने टॉपिक लिया है क्वांटम नंबर और उसका महत्व। आज इस टॉपिक पे मैं अपना वीडियो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्वांटम नंबर्स हैं क्या, परिभाषा क्या होगी क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स वो हैं कि जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, अभिविन्यास, मुख्य कक्षा, उपकक्षा आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्वांटम नंबर की परिभाषा क्या है? तो क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी कुल ऊर्जा, उसका अभिविन्यास, उसकी मुख्य कक्षा, उपकक्षा आदि के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन, सेल एंड सब सेल। अब जानते हैं क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वांटम नंबर के जो टाइप या प्रकार होते हैं, क्वांटम नंबर के 4 प्रकार होते हैं जनरली। पहला होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा और इसके टाइप हुए। क्वांटम संख्या क्या होती हैं? तो क्वांटम संख्या वो होती हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी कुल ऊर्जा, उसके अभिविन्यास, उसके इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन का जो भी आकार या शेप जो होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। उसके साथ में मुख्य कक्षा और उसकी उपकक्षा, इनके बारे में भी हमें जानकारी जो प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम संख्या कहलाती हैं। जनरली जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। इसकी 4 टाइप्स होते हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन की दूरी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से, यह जो न्यूक्लियस होता है, कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन स्थित है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पहला काम इसका होता है। जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्वांटम नंबर का होता है, ये किसके बारे में बताता है? तो इसकी ये मुख्य कक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में? मुख्य कक्षा के बारे में। उसकी सेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो भी उसकी कक्षा होती है, सेल होती है, सेल के बारे में हमें क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बारे में बताता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस मुख्य कक्षा में उपस्थित है। इसके जो भी आपका मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा क्या होती है? एक पूर्णांक के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एक पूर्णांक के रूप में होती है, एक इंटीजर के रूप में होती है, पूर्णांक या इंटीजर के रूप में होती है।
और दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो हमेशा कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है, या हमेशा जो होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा। अब मुख्य कक्षा के बारे में, तो इसने हमें मुख्य कक्षा के बारे में बताया कि यदि n मुख्य जो भी आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं, किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो अगर ये n बराबर यहाँ पर हमने 1 लिया है तो ये इसकी मुख्य कक्षा k को प्रदर्शित करता है, और अगर n बराबर हमने 2 लिया है तो इसकी मुख्य कक्षा L को प्रदर्शित करती है, n बराबर 3 लिया है तो इसकी कक्षा m को प्रदर्शित करती है, n बराबर हमने 4 लिया है तो ये किसको प्रदर्शित करती है, n को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से जो इसके मान होते हैं ये किसको बताते हैं, इसकी मुख्य कक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में जानकारी देता है, इसकी मुख्य कक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का महत्व ये है कि ये हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताता है कि उसकी स्थिति क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी कितनी है, नाभिक से जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच की दूरी कितनी है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, तो ये हमें मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा पता चलता है। और इसके द्वारा जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देता है, उसकी मुख्य कक्षा के भी बारे में जानकारी प्रदान करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस मुख्य कक्षा में उपस्थित है, किस सेल में प्रेजेंट है, इसके बारे में जो जानकारी देता है वो कौन देता है, मुख्य क्वांटम संख्या जानकारी प्रदान करता है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है एजीम्यूथल, या उस हिंदी में बात करें तो द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या को काय से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो किसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, तो ये इसकी उपकक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसकी सब सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके सब सेल की स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है कि ये किस उपकक्षा में है। अब उपकक्षाएं या तो जो L होगा किस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, दूसरा कि जो L का मान होता है, L का जो मान होता है वो N के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, N के मान पर L के मान पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे कि ये L का मान पर किस तरीके से निर्भर करता है। तो अब यदि हम n बराबर वैल्यू लेते हैं कि यदि n बराबर 1 है, ठीक है, कितना है, n बराबर 1, तो जो L का मान होता है वो हमेशा n-1 होता है। कितना होता है, n-1। तो L का जो मान होता है, यदि हमने n का 1 मान लिया, n का जब हम 1 मान लेते हैं तो L बराबर कितना होता है, n-1 के अकॉर्डिंग कितना प्राप्त होता है, 0। और जब L का 1 मान हमें 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब होता है कि ये किस उपकक्षा को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह S उपकक्षा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, S उपकक्षा को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम यहाँ पर लेते हैं कि n बराबर 2 लेते हैं, तो इसका मान है कि L के हमें कितने मान मिलेंगे, L के 2 मान मिलेंगे। तो n बराबर n-1 के अकॉर्डिंग पहला मिलेगा हमें n बराबर कितना आया, n बराबर हमने 2 लिया, तो L के हमें कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, एक 0 और एक 1, 2 मान मिलेंगे। और जो 2 मान जो होते हैं जो किसको प्रदर्शित करते हैं, ये P उपकक्षा को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, P सबसेल या P उपकक्षा को प्रदर्शित करते हैं। यदि N के हमने 3 मान लिए, मुख्य कक्षा के 3 मान हैं, तो जो L के 3 मान हमें प्राप्त होते हैं वो 0, 1 और 2 प्राप्त होते हैं। और ये तीनों जो होते हैं किसको प्रदर्शित करते हैं,
डी उपकक्षा को प्रदर्शित करते हैं। यदि n बराबर हमने 4 लिया है तो l बराबर कितना आता है 0 1 2 3, l के हमें 4 मान प्राप्त होंगे जो किसको प्रदर्शित करेंगे, s उपकक्षा को प्रदर्शित करेंगे। किसको प्रदर्शित करेंगे, s उपकक्षा को प्रदर्शित करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें सब सेल के बारे में जानकारी दे रहा है। सब सेल में हम n का मान, अगर मुख्य कक्षा का मान हमारा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 होगा तो l का कितना मान प्राप्त होगा, 0। किसके अनुसार प्राप्त होगा, n-1 नियम के अनुसार, क्योंकि जो l होता है या द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, n के मान के ऊपर उसका मान निर्भर करता है। तो यदि n का मान कितना है, 1 है, तो l बराबर 0 प्राप्त होगा। और जो 0 होगा ये कर रहा है कि ये सिर्फ एक उपकक्षा इसमें प्रदर्शित करेगा, जो कौन सी उपकक्षा होगी, s उपकक्षा होगी। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 होगा तो l-1 के अकॉर्डिंग उसके दो मान प्राप्त होंगे जो कि 0 और 1 होंगे। ये p उपकक्षा को दर्शाता है। n बराबर 3 होगा, जो किसके बराबर, n बराबर 3 होगा तो वो बताता है कि l के 3 मान प्राप्त होंगे जो कि 0 1 2 होंगे, जो कि किसको बारे में बताता है, आपका d उपकक्षा के बारे में हमें जानकारी देता है या d सब सेल के बारे में जानकारी देता है। और यदि n के 4 मान प्राप्त होंगे तो 0 1 2 3 होते हैं, और तो जो किसके बारे में जानकारी देंगे, हमें f उपकक्षा के बारे में हमें जानकारी देंगे, f उपकक्षा के बारे में बताते हैं। आगे देखेंगे हम अभी l का और इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो l का इंपॉर्टेंस l जो होता है या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स है, ये उसकी आकृति के बारे में भी हमें, इलेक्ट्रॉन की आकृति के बारे में या शेप के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। किस प्रकार से करता है कि जैसे s जो होगी आपकी, s जो भी आपका उपकक्षा s है, s की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, s इसके द्वारा पता चलता है हमें कि s की जो आकृति होगी ये कैसे होगी, गोलाकार होगी। जो p उपकक्षा आपकी होगी, p कक्षा कैसा होगा, आपका डंबल के आकार का होगा, स्फेरिकल, और ये होगा किसके शेप में होगा, आपका डंबल शेप। जो आपकी d उपकक्षा होगी ये होगी आपकी डबल डंबल शेप या डबल डंबल आकार का होगा, ये डबल डंबल शेप। और जबकि जो आपकी f उपकक्षा होगी, f कक्षा जो होता है ये कैसी होती है, जटिल प्रकार का इसका आकार होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जानकारी भी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, ये जानकारी हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के द्वारा या द्विगंशी क्वांटम नंबर के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि जो तीसरा इसका टाइप है, थर्ड टाइप, तीसरे टाइप को हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये हमें क्या बताती है, किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो ये हमें उसके अभिविन्यास के बारे में जानकारी प्रदान करती है कि इसका जो ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसके ओरिएंटेशन या अभिविन्यास के बारे में जानकारी जो देती है वो क्या, कौन सी क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो m होती है, तो अब यहाँ पे m का मान, जो m का मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो l के मान पर निर्भर करता है, l के मान पर क्या करता है, या n के मान पर निर्भर करता है या n के मान पर डिपेंड करता है। पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि जो m का मान होता है, m की जो वैल्यू है, m का जो मान है वो कितना होता है, वो हमेशा -l से +l तक होता है। कि यदि, अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एग्जाम्पल अगर n बराबर कितना लिया हमने, n बराबर अगर हमने 1 लिया, n बराबर हमने 1 वैल्यू ली, तो n-1 के अकॉर्डिंग l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो l बराबर 0। कितना हो जाएगा, l बराबर 0। और यदि l बराबर 0 होगा तो m बराबर ऑब्वियसली कितना होगा, 0 होगा, m बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि अब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं,
n की वैल्यू कितनी लेते हैं 2। अब n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो हमें l के कितने मान प्राप्त हो रहे थे 0 और 1। कितने मान प्राप्त हो रहे थे 0 और 1। n माइनस 1 के अकॉर्डिंग 1 आएगा इसका लास्ट में। और जो m का मान होगा तो m का मान मैंने क्या बताया है आपको कि जो m का मान होता है वो कितना होता है -l से लेकर +l तक होता है। अर्थात m के हमें 3 मान प्राप्त होंगे जो कि क्या होगा जो कि -1 और 0 और +1 होगा, जो कि क्या होगा -1 0 और +1 होगा। जब m बराबर यहाँ पे 0 होगा तो किसको प्रदर्शित करेगा s उपकक्षा को प्रदर्शित करेगा। और यदि इसके 3 मान होते हैं तो जो 3 मान होते हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं p उपकक्षा के बारे में जानकारी देते हैं या p सबसेल के बारे में जानकारी देते हैं। और इसी प्रकार अगर हमने n के कितने मान लिए 3 तो l के मान कितने प्राप्त हो रहे थे 0 1 और 2। तो m के कितने मान होंगे तो m बराबर -2 -1 0 +1 और +2। तो इसके कितने मान प्राप्त होंगे 5। और जो 5 मान होंगे वो किसको प्रदर्शित करते हैं d उपकक्षा को प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा कि जो p कक्षा पहले s कक्षा होती है, s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2। ये s उपकक्षा होती है जिसमें एक ही सब सेल होती है। p में देखते हैं आप तो p कक्षा में क्या होता है p में आपके कितने आ जाते हैं 1 2 3 और 4 5 6। ये आपकी p उपकक्षा होती है। इसी प्रकार आप जब d को देखते हैं तो 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10। इस प्रकार से कितने मान प्राप्त होते हैं इसके 5 मान जो प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5। तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं d को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर n बराबर 4 होगा तो m के कितने मान प्राप्त होंगे तो -3 से लेकर के +3 तक के जो मान होंगे वो किसको प्रदर्शित करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेंगे। अब हम अगला इसका चौथा देखते हैं। जो चौथी क्वांटम संख्या होती है तो जिसको बोलते हैं आप चक्रण क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का एक और नाम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या को कभी कभी हम दिशामान क्वांटम संख्या भी कहते हैं। दिशामान से इसका अर्थ है कि ये डायरेक्शनल होती है, ये हमें इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, उसके डायरेक्शन के बारे में भी जानकारी देता है। इसलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम क्या बोलते हैं डायरेक्शनल क्वांटम नंबर या दिशामान चुंबकीय संख्या भी कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये किसको प्रदर्शित करता है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन का जो भी चक्रण हो रहा है जिस किसी भी नाभिक में किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन से घूम रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इनका डायरेक्शन कैसा है। या तो ये कैसा होगा ये जो डायरेक्शन होगा या तो ये क्लॉकवाइज होगा या फिर दूसरा जो होगा इनका डायरेक्शन कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो या तो इनका स्पिन जो होगा इनकी स्पिन कैसी होगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का है मतलब घड़ी के सापेक्ष घूमेंगे और ये आ जाएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि ये घड़ी के निरपेक्ष घूमेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जब ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तब इसका ओनली मान सबके लिए कितना होता है +½ होता है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो जो इसका मान होता है वो कैसा होता है -½ होता है। तो कुल मिला के चक्रण क्वांटम संख्या के हमें कुल 2 मान प्राप्त होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की सापेक्ष घूम रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी +½ होगी। और जो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू जो होगी -½ होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि क्वांटम संख्याएं जो होती हैं इनको क्वांटम संख्या को कैसे हम पहचान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3। लिथियम के लिए क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। ठीक है
अब आपको बताना है कि जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिथियम लिया है, तो लिथियम के लिए उनकी क्वांटम संख्याओं के मान कैसे होंगे। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लिथियम का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 और 2s2। कितना होता है, 1s2 और 2s2। कितना होता है, 1s2 और 2s2। अब 1s2 2s2 में आप देखेंगे, सॉरी, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें लिथियम 3, 1s2 और 2s1। कितना होगा, 2s1। अब आप देखेंगे कि जो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है वो किस में गया है, 2s कक्षा में गया है। अब जब 2s कक्षा उप कक्षा में गया है तो अब इसके लिए चारों मान कैसे निकालेंगे, तो पहले n का मान, n के बाद में l के बाद में m और m के बाद में s। ठीक है, अब मान कैसे निकलेंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो जो इसके ये आगे लगा हुआ है, ये इसको जो भी 2 लगा हुआ है, ये 2 जो होता है ये किसके बारे में किसके बारे में बताता है। हम देखेंगे कि जो लिथियम होता है, कि लिथियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका वो कितना है, लास्ट में 2s1। तो इसके आगे जो 2 लगा हुआ है ये इसकी किसको बताता है, मुख्य कक्षा को बताता है। तो n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, n बराबर 2। वो n बराबर 2। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जब n का मान कितना है, n जो होता है, n, ये n का जो मान होगा, तो s के लिए हमेशा l का मान कितना होता है, 0 होता है। अपन ने पढ़ा था जब मुख्य कक्षा के बारे में अपन ने बताया, तो अपन ने बताया था कि n बराबर जब आपका आएगा तो n-1 के अकॉर्डिंग आप लेंगे, तो जो n-1 के अकॉर्डिंग आप लेंगे तो s बराबर कितना निकलता है, अगर s के 2 मान निकल रहे हैं तो वो कितने होंगे, 0 और 1 होगा। तो 0 जो होगा वो s उप कक्षा के लिए यूज किया जाता है, तो l बराबर 0 होगा। तो जब भी l का मान 0 होगा तो m का मान हमेशा कैसा होगा, m का मान ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें 2s गया है, s1 है, तो s1 का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है लास्ट इसकी कक्षा में, जो कि कैसा है, घड़ी के सापेक्ष दिशा में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और हमने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए s का मान कितना होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो s का मान होता है वो कैसा होता है, +½ होता है। अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे दूसरा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 और ये आता है आपका 2p3। आपने जो बना दिया 2p3। अब p3 को अगर हम उपकक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन डालें तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन में 2p3 आ गया। अब इसके लिए हमें मान बताने हैं, किसके लिए, कि n का मान कितना होगा, l का मान कितना होगा, l के मान के साथ साथ m का मान कितना होगा और m का मान के साथ साथ आपका s का मान कितना होगा। ये आपको निकालना है किससे, नाइट्रोजन के लिए। तो अब देखेंगे, आप नाइट्रोजन के लिए देखेंगे कि इसके मान निकालेंगे। अब देखो आप, तो पहले मैंने क्या बताया है कि जहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है, इसके आगे जो ये नंबर लगा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो जो आगे का नंबर है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये इसकी मुख्य कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो मुख्य कक्षा को प्रदर्शित करता है, तो n बराबर वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। अब आपने पढ़ा है n-1, तो p के लिए जो n-1 होता है, n-1, l बराबर कितना होता है, n-1। तो इसके लिए इसके 2 मान निकलते थे, 0 और 1। तो जो 0 होता था ये s को प्रदर्शित करता है और जो 1 होता है जो किसको प्रदर्शित करता है, p को। तो l बराबर वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी, 1। l बराबर कितनी वैल्यू निकल आएगी आपकी, 1। और जब l बराबर 1 वैल्यू निकल आएगी तो अब m के कितने मान निकलेंगे, तो हमने पढ़ा है m बराबर मान कितने निकलते हैं, तो m बराबर आपके 3 मान होते हैं। एक तो होता है आपका -1, एक होता है 0 और एक होता है आपका +1। तो अब आप देखते हैं कि हमेशा जब हम एक एलिमेंट का पूछते हैं तो हम हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। और जब हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसका मान देखेंगे आप, l कितने मान निकलना है, m के 3 मान निकलना है। तो पहला मान m का ये है, तो ये -1 है, और ये अब जो बीच में है ये है 0, और जो ये लिखा है ये है आपका +1। तो m बराबर वैल्यू कितनी निकल आएगी आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए, नाइट्रोजन की कितनी निकल आएगी, +½ और आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के जो सभी इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज है, तो s बराबर जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी कितनी निकल आएगी, इसकी +½ वैल्यू निकल आएगी। अब आप एक बार
अब आप एक बार देख पा रहे हैं इसमें कि ये जो आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तीसरे नियम को भी क्लियर करती हैं। तीसरे नियम को कैसे क्लियर करती है कि किसी भी एक परमाणु के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। किसने बोला है? पाउली के अपवर्जन नियम ने। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई सा भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उठा लीजिए, चाहे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लीजिए, चाहे लिथियम का ले लीजिए, चाहे आप किसका ले लीजिए, नाइट्रोजन का ले लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि क्वांटम संख्याओं के मान कैसे मिलेंगे, आपको अलग अलग मिलेंगे। धन्यवाद।